नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, पत्थरों की ज़बान नहीं होती, लेकिन पत्थरों की ज़बान से इतिहास बोलता है, बीता कल बोलता है और इस ज़रिए से बोला गया इतिहास झूठ नहीं होता है। भले ही शिवालों की खोज में कितनी ही मस्जिदें या इबादत गाहें क्यों ना उजाड़ दी जाएं, पर सच यही है कि भारत की इस मिली-जुली संस्कृति को जितना शिवालों ने सहेजा है, उतना ही मस्जिदों, इमामबाड़ों और मकबरों ने भी। क्या आपने कभी कोई ऐसा सफ़र किया है जो बस झोला उठाकर चल देने वाला हो, लेकिन वर्तमान का सब कुछ समेटकर रफू चक्कर होने के लिए नहीं, बल्कि अपने को खोकर बीते कल से बहुत कुछ पाने और फिर बांटने के लिए हो? अगर नहीं किया है तो कभी ना कभी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतिहास मिटकर भी आपको समृद्ध करना जानता है, आपसे पहचान करवाना जानता है, आपको अपने होने का एहसास कराना जानता है। और इससे पहले कि सारा इतिहास नए सिरे से लिख दिया जाए, एक बार अपने इस गौरव की सच्चाई को ज़रूर महसूस कीजिएगा। बहरहाल, इतिहास के माध्यम से वर्तमान को जोड़ने में आज एक पुल का काम कर रही है कुछ अरसा पहले आई राना सफ़ी की किताब अ सेंट, अ फोक एंड अदर स्टोरीज। रूपा पब्लिकेशन से आई इस लगभग 240 पन्नों की किताब की कीमत है 295 रुपये, जो कि इस किताब को पढ़ने के दौरान ही महसूस करा देती है कि जिस ऐतिहासिक सफ़र पर ले जाकर ये किताब कई भूली बिसरी धरोहरों की याद ताज़ा कर देती है, वो इस किताब की अदा की गई पूरी कीमत की वसूली है। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं इसी किताब की लेखिका राना सफ़ी से। राना सफ़ी जो कि एक घुमक्कड़ इतिहासकार हैं। घुमक्कड़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतिहास लिखने के लिए वे वर्तमान की नज़र और नज़रिए दोनों का इस्तेमाल करती हैं। उनके द्वारा दिए गए वर्णन हो या फिर जानकारियाँ अपनी अनूठी शैली के चलते खासे लुभाते हैं। राना सफ़ी की बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के ज़रिए अपनी साझी संस्कृति को जानने की इसी कोशिश का हिस्सा है। आइए सीधे जुड़ते हैं राना सफ़ी से। तो राना सफ़ी साहिबा, सबसे पहले तो हिंदी की बिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे बुलाया दामिनी और ये मौका दिया। मैम, इतिहास और संस्कृति के जिन पहलुओं को बदलने की, भुलाने की और मिटा देने की कोशिशें लगातार इस दौर में हो रही हैं, उस वक्त में आपकी एक ऐसी किताब आती है जो उन्हीं यादों को ताज़ा करती है, उस खूबसूरती को सामने लाने का काम करती है। तो कैसे देख रही हैं आप ये तमाम चीज़ें? देखो, जब मैं ये किताब लिखी और जो मेरा बाकी भी काम है वो भी इमारतों पे बहुत ज़्यादा है, तो मैं इमारत को एक हिंदुस्तानी धरोहर के तौर पे देखती हूँ। मेरे लिए ये हिंदुस्तान की विरासत है। मैं इसको मज़हब के लेंस से नहीं देखती हूँ, और मेरे लिए कुछ भी बना हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसकी मैं खूबसूरती देखती हूँ, और ये कि यहाँ के लोगों ने उसमें काम किया, तो उसको बचाना, उसका प्रिजर्वेशन मेरा फ़र्ज़ है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी एक मोहब्बत है इन पत्थरों से, वो औरों तक पहुँचे, और वो भी यही एहसास करें कि ये पत्थर हैं, ये खूबसूरती से रचे गए हैं, बनाए गए हैं, इनमें मज़हब मत ढूंढिए। मतलब इनको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ये कितनी खूबसूरती से बनाए गए और ये हमारी विरासत है। आपकी किताब में ऐसी भी कई ऐतिहासिक धरोहरों का जिक्र है जिन्हें आसपास रहने वालों ने ही भुला दिया या इतिहास में भी वो धुंधली पड़ चुकी हैं, और आपने ऐसी भी तमाम जगहों का जिक्र किया, जैसे कि बुरहानपुर का था, जैसे कि दिल्ली में ही अगर बात करें तो रज़िया सुल्तान की जो कब्र है, आसपास के लोग नहीं जानते उसके बारे में, तो जिसके बारे में आसपास रहने वाले भी नहीं जानते, उसकी खोज में आप कहाँ और कैसे निकल पड़ी? जब मैं पढ़ती हूँ ना किताबें पुरानी, तो फिर मुझे पता चलता है, अच्छा यहाँ पर ये है, इसकी कब्र है, या ये मंदिर है, या ये मस्जिद है, या जो भी है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये यहाँ पे इसकी ये कहानी है। तो जैसे रज़िया की जहाँ तक का सवाल है, जब मैं मेहरौली में काम कर रही थी अपना, तो मुझे वहाँ के उसके सिलसिले में रज़िया के बारे में मैंने बहुत पढ़ा। एक तो ये कि हम लोग सोचते हैं, जब हमारे सामने रज़िया का नाम आता है तो हम उसको एक कमाल अमरोही की फ़िल्म की नज़र से देखते हैं कि वो हेमा मालिनी थी और एक उसका वो आशिक़ था याकूत, जो वो धर्मेंद्र है। लेकिन इस सच्चाई इससे कहीं बहुत दूर है, क्योंकि वो जो थी, वो यहाँ की, दिल्ली की कहो तो साउथ एशिया की कहो, पहली फ़ीमेल बादशाह थी। उसने अपने आप को हमेशा सुल्तान रज़िया कहा,
और याकूत जो था वो था मेंटर था, उसका एक ऑफिसर था जिसको उसने अमीर खुर बनाया, जो कैवलरी का इंचार्ज था। बहुत बड़ी एक अपने आप में वो पोस्ट थी। और उसका एक कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि जो तुर्क वो थे वहाँ उस ज़माने में, तुर्कों की जो चहलगाने तुर्कान थे, जो टर्किश स्लेव्स थे जिनकी चल रही थी असली में हुकूमत, उनको ये लगा था कि भाई एक औरत आ गई है। पहले तो उसी पे उन्हें एतराज़ था, लेकिन फिर बहरहाल उसने एक डेमोक्रेटिक वो किया और वो आई। अपने भाई को हटाने के बाद उसने एक अहद किया दिल्ली के लोगों से कि मैं तुम्हारे जो बादशाह थे इल्तुतमिश, वो चाहते थे कि मैं आऊँ उनके बाद, और इल्तुतमिश ने कहा भी कि मेरी बेटी को तुम बेहतर पाओगे। तो जब वो आती है तो एक अहद करके आती है दिल्ली वालों से, और दिल्ली वाले उसकी हिफाजत करते हैं। तो बाद में उसका जो मतलब देखो, जो हिस्ट्री है वो हमेशा ही जो विक्टर्स होते हैं वो लिखते हैं। बाद में काफ़ी 100 साल के बाद ये बात चलती है कि याकूत के साथ उसका कोई रिलेशनशिप था। अब हम तुम दोनों औरतें, हम जानते हैं कि औरतों को बदनाम करने के लिए सबसे मतलब जब औरतों को आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं या उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उनके कोई लव एंगल ले आइए। लव एंगल्स में कोई ख़राबी नहीं है, लोगों के होते हैं, इंसान है, सब है। लेकिन जब आप इस तरह के झूठे रचते हैं तो फिर अब आप रज़िया को उस लेंस से नहीं देखते कि ये जो है अपने ज़माने की बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थी, बहुत ज़बरदस्त रूलर थी, और उसके लिए वहाँ जो उस ज़माने के कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो कह रहे हैं कि शी वॉज अ वेरी जस्ट एंड एबल रूलर, बट शी वॉज वन ऑफ द रॉन्ग सेक्स, मतलब वो औरत थी। उनको एक ये एतराज़ है। हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं आगे से कि सिर्फ वो ये नहीं कि वो रूलर थी, लगता जैसे कि उसको सिवाय जैसे उसमें दिखाया है पिक्चर में रज़िया सुल्तान में, सिवाय गाने गाने के और उसके पास कोई वक्त काम नहीं था, कि बस आहें सद आहें भर रही है याकूत के पीछे। सच्चाई से कहीं परे है। तो मैं चाहती थी कि इस तरह की बातें लोगों के सामने मैं ला सकूं कि आप चीज़ को देखिए उसके कंटेक्स्ट के नज़रिए में, जो पीछे और जो सोर्सेज हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, उनके नज़रिए से देखिए। ये नहीं कि जो 400-500 साल पुराने कहानियाँ जड़ दी गई हैं किसी के भी नाम से। इस तरह की जो कहानियां हैं वो सबके बारे में हमें मिलती है, सिर्फ एक रज़िया के बारे में नहीं। कोई भी बादशाह हो, कोई भी आम इंसान हो, हम ही लोगों के बारे में क्या क्या चीज़ें लिख दी जाती हैं सोशल मीडिया पे। तो बेशक मैं इस बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि औरत की तमाम काबिलियत उसके औरत होने के पीछे छुपा दी हाँ, जाती है। बिल्कुल। तो जी, इस चीज़ को मैं चाहती थी लाना आगे। बहुत खूब। राना जी, मतलब अगर दूर दराज की तो मैं चलिए बात आगे की करती हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही कई बार जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली की तरफ गई हूँ, तो सिर्फ उनकी स्मारक वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है उसे छोड़ दिया जाए तो वो पूरी हवेली एक तरह से अतिक्रमण का शिकार है। तो इसमें आप सरकार की और समाज की कितनी भागीदारी मानती हैं, क्योंकि जब दिल्ली के बीचों बीच ये हाल है तो बाकी सारी जगहों पर क्या दशा होगी? देखिए, यहाँ पर जो हमारा ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुछ चीज़ें हैं जो उसकी सेंट्रल लिस्ट में आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट लिस्ट में आती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो अनलिस्टेड हैं। जो जैसे मिर्ज़ा गालिब की हवेली जो थी वो अनलिस्टेड थी। अनलिस्टेड चीज़ों की देखभाल समाज के ऊपर है, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं, गालिब हमसे जुड़े हुए हैं। हम गालिब से कि रोज़ सुबह शाम कहीं ना कहीं, चाहे वो उनके नाम से उल्टी सीधी ही शायरी कर दें SMS से लेके कि उन्होंने लिखी थी, उन्होंने ना ही लिखी हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं रोज़ उनसे जुड़ते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये देखें कि वो जो उनका जो हवेली थी जिसमें वो आखिरी जो हाँ उनकी रिहाइश थी, उसको पूरे का पूरा उनके नाम पे एक मेमोरियल बना दें, एक लाइब्रेरी बना दें, एक रीडिंग रूम बना दें। उसमें तो कहीं, और ये भी हमारे खुशनसीबी कि हमको इतना मिल गया, वरना तो इसमें भी कोयले की शत खान थी एक ज़माने में। आपकी किताब में मुझे इमाम बाड़ा मिला, मकबरे मिले, मंदिर मिले, मस्जिदें मिली और ऐसी तमाम जगहें जिनको मतलब हम किसी कैटेगरी में नहीं रखें, लेकिन इतिहास उनसे भी बयान होता है। अब मंदिर और मस्जिद ये तो एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी किताब में दोनों ही चीज़ें हैं। तो आपने ख़ास तौर से ये मंदिरों की मैं जानना चाहूँगी बात, जैसे आपने नीलकंठ टेम्पल का भी जिक्र किया है, तो इमाम बाड़ों की या मुगलई खूबसूरती को ढूंढते ढूंढते आप मंदिरों की दहलीज तक कैसे पहुँची? देखो, अगर हम हिंदुस्तान की विरासत को देखेंगे तो जो सबसे पहला बिल्ट हेरिटेज है, और मैंने इस किताब में उसका जिक्र किया है, वो है बराबर केव्स, जो अशोका ने अजिंक्य समुदाय के लिए बनाए थे। तो मेरे लिए हर जगह जो है ना वो एक इबादत की जगह है, और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए जिसका जो भी हमारा अपना पर्सनल रिलीजन है, फेथ है, वो तो आपका वही रहेगा। मैं कहीं भी खड़ी हो जाऊंगी तो मैं अल्लाह ही को
का नाम लूँगी, तुम जो भी जिसको तुम पूछती हो तुम उसका नाम लोगी, कहीं जाने से तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मेरे लिए जो है ना हर जगह सराहनीय है, और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे उसमें खूबसूरती दिखती है, एक एनर्जी दिखती है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी तो हर जगह होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर मंदिर में चला गया तो वो हिंदू बन गया, या मस्जिद में आ गया तो मुसलमान बन गया। अपना मज़हब तो हम अपना मज़हब लेके कब्र तक जाएंगे या शमशान तक जाएंगे, जहाँ पे भी हमें जाना है वहाँ तक जाएंगे, लेकिन उस बीच में हम इंसान कैसे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए हर जगह एक मतलब कोई भी अगर इबादत की जगह है तो वो सराहनीय है। और मैं तो इसको, मैं जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इन चीज़ों को इस नज़र से ही नहीं देखती हूँ। मेरे लिए तो ये वो है ना जो कि उसने कहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि मेरे लिए तो ये इसकी खूबसूरती ही एक बहुत एक स्पिरिचुअल वो देती है। इस किताब में मैंने एक और चीज़ देखी कि जब हम मतलब ऐतिहासिक किताबों की बात करते हैं या ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ी हुई किसी किताब की बात करते हैं तो लगता है कि कोई बहुत आंकड़े लेकर आने वाली बात है या बहुत तथ्यों की बात करेगी, कोई बोरिंग सी किताब होगी। लेकिन मैं हैरान थी कि इन तमाम चीज़ों को समेटे हुए भी ये किताब इतनी दिलचस्प रही, पढ़ने में बहुत मज़ा आया। और ख़ासतौर से मुझे सबसे दिलचस्प वो पहलू लगा कि आप इतिहास की खोज करते हुए आम लोगों की मदद लेती है, एक आम ऑटो वाला, एक आम साइकिल रिक्शे वाला, इन तमाम चीज़ों से आपने अपनी मतलब आज से लेके आपने अपनी बीते कल की यात्रा की। उस मैं चाहूँगी कि आप मतलब कोई दिलचस्प बात हमसे शेयर देखो, करें। जहाँ तक रिसर्च का सवाल है तो मैं किताबों से ही करती जी। हूँ, लेकिन जब मैं करके कहीं किसी जगह पे जाती हूँ या किसी जगह के आने के बाद मैं अपना रिसर्च करती हूँ, वो एक अलग पहलू है। लेकिन किताब का मकसद क्या है? कम्युनिकेट करना, अपने रीडर्स तक पहुँचाना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इतने दिलचस्प तरीके से उन तक पहुँचे कि वो उससे कनेक्ट कर सके। अच्छा, मैं स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ बहुत सालों, तो मुझे मालूम है कि बच्चों से कैसे कनेक्ट करना चाहिए और हिस्ट्री से लोग कैसे भागते हैं। तो हिस्ट्री मैं चाहती थी कि उस तरह से मैं उनको समझाऊँ, उस तरह से मैं कनेक्ट करूँ कि हर कोई जो है ना उससे जुड़ सके। तो अब रिसर्च तो पूरी है इसमें, और वो पूरा जिक्र है कि भाई इसको ये इस फला प्राइमरी सोर्स ये कह रहा है, सेकेंडरी सोर्स ये कह रहा है, वो तो सब है ही इसमें। लेकिन उसके अलावा एक कोई अगर इमारत है तो वो जो लोग उसके चारों तरफ रह रहे हैं उसके बिना नहीं हो सकती ना। वो जब तक वो नहीं जुड़ेंगे उससे तो कैसे होगी। तो जैसे क्या कहते हैं ये बराबर केव्स है, मैं जब वहाँ गई तो जो मेरे गाइड थे उन्होंने अंदर मुझे एक कमरे में लेके गए, मैंने उसका जिक्र भी किया किताब में। और उसका तो उन्होंने कहा, हालांकि जो गुफा थी वो वैसे ही अंधेरी थी, लेकिन उनका अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैंने बंद किया, उन्होंने फिर गाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, वो जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस अंधेरे में जब उनकी आवाज़ गूंज रही थी तो मुझे बिल्कुल लगा कि जब मैं पिछले 2-3 हज़ार साल पहले पीछे चली गई हूँ। कि ये जो, और उस वक्त समझ में आया कि जो इंसान यहाँ बैठ के अंधेरे में खोद रहा था, जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक वो मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही ऑर्डिनरी है वो होगा एक टूल उसके पास, उससे बैठा वो पत्थर खोद रहा है। वो क्यों खोद रहा है? कि उसकी आस्था थी ना इसमें। तो वो एक आस्था का एहसास मुझे हुआ जब उन्होंने कहा, आंखें बंद करी और उन्होंने चांट करना शुरू किया। तो इस तरह की चीज़, जैसे किसी मस्जिद में, वो जो गुलबर्गा की मस्जिद है, जब मैं वहाँ गई और जब मैं उसके जो कुब्बा कहते हैं ना, डोम कहते हैं, जो मेन डोम होता है, कहते हैं कुब्बे के नीचे खड़े होकर जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। हम मेरी एक ऐसी मानना है। और मैं वहाँ खड़ी हुई और जो वहाँ पे इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने कहने अच्छा हाँ बंद कर लीजिए आंखें, और मैंने बंद करके आंखें जब मैं उसके नीचे खड़ी हुई तो मुझे एक एहसास लगा कि एक स्पिरिचुअलिटी सी कि मेरे चारों तरफ है और मैं ऊपर वाले से कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना ये खोजने पे मिलती हैं, और इसके लिए आपको अपने अंदर खंगालना है। जी, क्योंकि धर्म की सच्ची परिभाषा तो यही है कि एक व्यक्ति के रूप में वो आपका आपसे खुद परिचय करा सके, आपको बेहतर इंसान बना हाँ सके। बिल्कुल। लेकिन हम अगर आज की बात करते हैं तो एक तरक्की पसंद इंसान उसे माना जाता है जो आने वाले कल को देखे, बीते कल को भुला दे। लेकिन हमारे आज में बीते कल का बहुत योगदान है। ये तमाम ऐतिहासिक धरोहरें, ये तमाम संस्कृति इन्हीं चीज़ों के आधार पे बनी है। लेकिन अब संस्कृति करवट ले रही है और हमें इतिहास की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे अपनी सुविधा से लिख रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं। आप क्या समझती हैं, इतिहास आज कहाँ स्टैंड कर रहा है? बहुत अच्छा तुमने कहा कि इतिहास को हम अपनी सुविधा से लेकर, हम अपनी सुविधा से नहीं लिख सकते। इतिहास इतिहास है, उसको आप एनालाइज अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप उसके जो इवेंट्स हैं या जो उसके नतीजे हैं उनको नहीं बदल सकते हैं। तो इससे हमको बल्कि सीखना चाहिए, ना कि उसे हम तोड़ मरोड़ के पेश करें अपने कन्वीनियंस के लिए। इतिहास सीखने के लिए है, तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं होता है।
और जो इतिहास से नहीं सीखते हैं उनका नतीजा हमको मालूम है। बेशक। राणा जी, भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सड़क पर चलते हुए भी किस घटना दुर्घटना के शिकार हो जाएं, घर में रहते हुए भी किस घटना दुर्घटना के शिकार हो जाए, कह नहीं सकते। और आप महिला होने के बावजूद खंडहरों की तलाश में, किसी एक गुमनाम सी जगह की तलाश में अकेले निकल पड़ती हैं। ये कितना सेफ होता है, या आप किन बातों का ख्याल रखती हैं इसके मैं लिए? बहुत सेफ्टी का ख्याल रखती हूँ, और मैं ये नहीं सोचती अच्छा मेरी तो ये उम्र है इसलिए मुझे इतना नहीं देखना। हालांकि वो एक एडवांटेज है मेरे लिए। शायद मैं 30-40 साल छोटी होती तो मेरे लिए थोड़ा सा और मुश्किल होता, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत लड़कियों को जो अकेले भी ट्रैवल करती हैं, तो इसलिए मैं इस बात का बहुत खास ख्याल रखती हूँ। और बहुत इस बात का मैंने इस किताब में भी बार बार जिक्र किया कि अगर अकेले जा रहे हो, जैसे दौलताबाद फोर्ट है जिसका मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ है, कभी बिना गाइड के मत जाओ। मतलब ये मैं गाइड इसलिए नहीं लेती कि मुझे वो बताए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ के आई हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। गाइड की कहानियाँ तो ज़्यादातर कभी बकवासी होती हैं बहुत जगह है, आपको पता नहीं क्या सुना देंगे कहानियाँ। लेकिन मैं गाइड हमेशा लेती हूँ कि एक दूसरात होती है, क्योंकि आपको अगर ऐसी जगह जाना है जो थोड़े से खंडर है या जहाँ पे और कोई नहीं है, वहाँ कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए। दूसरे, अपने हर चीज़ का ख्याल रखो। ये नहीं कि मतलब मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस हो जाए। आप चीज़, और जब ख़ास तौर से जब हम हिस्ट्री देख ही रहे हैं, तो आप सीख के जाइए, समझ के जाइए कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह क्या है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। और सही है, मतलब आजकल के ज़माने में औरत मर्द सब बराबर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें औरतों को अपने सेफ्टी और अपना एहतियात खुद करना पड़ता है। और ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। मैंने इसमें सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मैंने ये भी लिखी हैं कि किन जगहों पे आपको सर ढकना पड़ेगा, किन जगहों पे आपको मतलब किस तरह के लिबास में जाना होगा। भाई आप किसी रिलीजियस प्लेस में जा रही हैं तो आप शॉर्ट्स और वो स्पेगेटी पहन के नहीं जा सकती, वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। तो इन चीज़ों का भी मैंने जिक्र किया कि आप यहाँ जाएंगी तो इस तरह का ख्याल रखिएगा कि ये कपड़े आपको लेके जाने हैं। जी, क्योंकि फिर ऐसा ना होने की वजह से आप वहाँ तक जाएँगी तो, लेकिन अंदर दाखिल होने में ऐतराज़ किया जा एतराज़ सकता होता है, है। तो हो सकता है आप ना देख पाएँ। हाँ। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं सिर्फ मतलब यहाँ तो ये मैंने जैसे मस्जिदों और दरगाहों के लिए लिखा है, लेकिन मैं बताऊँ, मैं रोम गई थी, सेंट पीटर्स चर्च गई। वहाँ पे गई तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, हमने पहले से टूर बुक किया हुआ था। तो वहाँ पे कुछ थे टूरिस्ट जो स्पेगेटी शॉर्ट्स, वो स्पेगेटी ये स्ट्रैप्स और ये शॉर्ट्स पहने हुए थे। अच्छा, उसमें ख़ास तौर से टिकट लिखा रहता है कि दिस इज़ अ चर्च एंड अ कैथीड्रल, यू हैव टू बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। तो वहाँ पे फिर बाद में उनके लिए वो ख़रीदे जा रहे थे, स्कार्फ्स ख़रीदे जा रहे थे कि आप स्कार्फ पहनिए। तो मैं तो खैर पढ़ के आई, तो मुझे यही लग रहा था कि जो आया है इतनी दूर से देखने के लिए, आप उस जगह की आस्था का भी तो ख्याल करिए। मतलब वो एक सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो एक फंक्शनिंग चर्च है, वहाँ पे सर्विस होती है। आपको उसका ख्याल तो रखना चाहिए ना, किसी की भी होए, किसी की भी रिलीजियस सेंटिमेंट होए। रिलीजियस सेंटिमेंट कभी किसी के को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हो गए हैं आजकल के, वो किसी भी बात से आहत हो जाते वो हैं? अलग बात है वो तो मतलब आपके कभी कभी जो है ना, मतलब इतना फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ कि आप प्रॉपर्ली ड्रेस चाहिए, ये तो एक हाँ, इसे कल्चरल हम चीज़ एक है। सुविधा के एंगल से हाँ देख बिल्कुल, सकते ये हैं कि तो आप इतनी दूर जा रहे हैं और वहाँ की मान्यताओं के या पाबंदियों की वजह से फिर आप वो चीज़ ना देख ये पाएं। तो हमारी तहजीब भी है जी। ना कि आप जहाँ जाए, किसी के घर भी हम जाते हैं तो उस इस हिसाब से जाते हैं कि बिना इजाज़त के हम ना पहुँचाएं अंदर। लेकिन जहाँ तक तुम कह रही हो कि ठेस पहुँच जाए, वो बहुत सी चीज़ें ना, आजकल ईमान भी बहुत कच्चा हो गया है छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ईमान पुख्ता है, आप जिस भी मज़हब के हैं, जिस भी मिल्लत के, आपका ईमान पुख्ता है, तो आपको इतनी जल्दी ठेस नहीं पहुँच सकती। और मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि भाई वो है देखने वाला। बहुत अच्छी बात है। इस किताब में आपने एक और चीज़ का ज़िक्र किया है, वो है टूर मैनेजमेंट को लेकर। उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी रोशनी डालें। मतलब किस तरह से जाएं। जी, आपने कहा है कि बजट या फिर मैनेजमेंट और ये तमाम चीज़ें। देखो, हर कोई के पास अनलिमिटेड बजट नहीं होता है। जी। तो आप जब जैसे होटल्स में भी जा रहे हैं, मैं तो ज़्यादातर अकेले जाती हूँ, तो मैं जब होटल्स देखती हूँ तो मैं उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक करती हूँ। ओके। क्योंकि बहुत दफ़े होटल के तो बड़े, वो जो कहते हैं ना, दूर के ढोल ढोल सुहाने, वो तो दिख जाते हैं आपको, लेकिन उसमें लोगों ने क्या कहा है। तो जब तक के खूब अच्छे रिव्यूज़ ना हो, मैं होटल नहीं बुक करती, क्योंकि और ख़ास तौर से औरतों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरी चीज़ होती है कि कितना एक्सेसिबल है, जहाँ आप जा रहे हैं वो कितना एक्सेसिबल है, वहाँ आप कैसे जाएंगे, बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अब मैं एक फिर से बराबर के उस पर आती हूँ।
मैं महाबोधि गई थी, मैं महाबोधि में ठहरी थी और महाबोधि से मैं टैक्सी लेके बराबर केव्स गई थी। तो बराबर केव्स बिल्कुल ही अंदर जंगल में है, इसीलिए शायद कोई आज तक मतलब बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं। तो मुझे मालूम था ये, तो पहले सबसे जैसे बात थी कि मैंने ASI के दफ्तर में फ़ोन किया, खुले भी होंगे कि नहीं खुले होंगे, क्योंकि उसमें ग्रिल लगा दी गई है ताकि वो ख़राब ना हो जाए अंदर से। लोग जाके उसमें, यहाँ तो है ही ना, एक हॉबी है कि जाके स्क्रैच कर दो, जाके कुछ भी कर दो, तो उसमें ग्रिल, अपना नाम ही हाँ, लिखा अपना हो। नाम ही लिख दो, तो ग्रिल लगे हुए था के अंदर। तो मैं भाई इतनी दूर जाऊँगी, 3 घंटे जाऊँगी, 3 घंटे आऊँगी, तो खुला भी तो होना चाहिए। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा वहाँ पर कोई मुझे गाइड मिलेगा, क्योंकि वही मुझे फिर से वही फिक्र थी कि ये तो बिल्कुल ही अंदर जाके पहाड़ों में अंदर है, तो इसमें तो बहुत सेफ्टी की एहतियात है। दूसरे सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ फिज़िकल सेफ्टी नहीं, ये हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, हमको उसके बारे में मालूम नहीं। एक ये भी सेफ्टी है कि कोई होना चाहिए साथ में बताने के लिए, क्योंकि फिज़िकल जो टेरेन है उसमें भी तो आपको सेफ्टी चाहिए ना, कि आप उसको नेगोशिएट कर सकें सही से। कोई कहीं पैर फिसल जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो कोई तो होना चाहिए आपके साथ। तो वो सब चीज़ें जैसे जब मैंने पूरी प्लान कर ली कि इस दिन फलां फलां गाइड मुझे मिलेगा, ऐसे जाऊंगी, तब मैं गई। तो इस तरह की जो ये मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, लाल किला जाना है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसी जगह जाना है कि जो इतना दूर है और जिसके लिए हो सकता है कि वो बंद हो, एक तो ये ASI के कुछ दिन होते हैं, जैसे कि मंडेज़ को बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बंद होते हैं, इन सब चीज़ों का, अब हम कहीं पहुँच जाएँ, हमारे पास सिर्फ मंडे ही है और उस दिन वो बंद है, तो ये सब चीज़ों का ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा ना पहले से, ताकि पैसा ना बेकार जाए। पैसा भी तो बहुत ज़रूरी है, उसको ठीक से इस्तेमाल करना। मैम, अगर ऐतिहासिक धरोहरों की बात करें तो एक किले का जितना महत्व होता है, एक किसी बड़ी सी जगह का जितना महत्व होता है, उतने एक छोटे से पत्थर, एक छोटे से बर्तन, एक छोटी सी मूर्ति का भी होता है। आज आप इतनी जगह जो होकर आई हैं, जिसके आधार पे आपने कई किताबें लिखी हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर, ऐतिहासिक जगहों पर, और आज भी हम आपकी इसी किताब पर जो चर्चा लेकर बैठे हैं, तो बतौर इतिहासकार मैं आपका ये नज़रिया जानना चाहूँगी कि हर जगह तो आपने संस्कृति तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अब मस्जिदों में शिवालय तलाशे जा रहे हैं, संस्कृति नहीं, और आप तमाम जगहों पर संस्कृति की खोज में गई थी। तो बतौर इतिहासकार आप अब भारत का क्या भविष्य देखती हैं? अब मैं इसमें क्या कहूँ बहुत शब्द कम पड़ जाते हैं इसके लिए। बस मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो आजकल हो रहा है, जैसे ताजमहल के साथ हुआ, तो हम लोग सब आगे बढ़े, हम लोगों ने सब ने जो पुराने सारे वो हैं सोर्सेज हैं, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो आगे किए। आगे लोगों के ऊपर है कि आपको क्या देखना है, आपको इससे आगे बढ़ना है, मज़हब से निकल के आगे बढ़ना है, एक नई दुनिया में जाना है, एक प्रोग्रेसिव दुनिया में रहना है, जहाँ पे आपके पास सारी सुविधाएं हैं, कि आपको इसी सब में सिमट के रह जाना है। और आस्था का तो जहाँ तक सवाल है, वो हर चीज़ में होनी चाहिए। द वायर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।